एक सेकंड, हाँ चलो बच्चों पढ़ो इसको। A vertical column of certain liquid 50 centimeter long at 50 degrees C balance another column of same liquid at 60 centimeter long at 100 degrees C. राशि सॉल्व करो, तुमसे होना चाहिए ये सवाल। गार्गी सॉरी मेरा भी डाउट है। ये तुम्हारा भी डाउट है, चलो पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने। मैं ऐसे स्क्रीन से हटा रहा हूं। ये 50 डिग्री सी पे है और इधर 100 डिग्री सी पे है। तो डेंसिटी पता है, डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। क्या ये पता है तुम्हें? हम लोग एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वॉल्यूम में लिखते हैं, वॉल्यूम से डेंसिटी में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाता है। तो इसका डेंसिटी लेस रो 1 है, इसका डेंसिटी लेस रो 2 है। इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, P1 यहाँ पे P2 है ना। P1 इक्वल टू P2। P1 कितना होगा, P0 प्लस रो 1 जी H1, P0 प्लस रो 2 जी H2। P0 गया, P0 कैंसिल, रो 1 कितना हो जाएगा, रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा 50 डिग्री सी दैट इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन इतना इंटू H1 कितना है 50 सेंटीमीटर, रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा 100 डिग्री सी इतना इंटू 60। आई होप कि आगे मुझे करना है या हो जाएगा? हो जाएगा सर। नेक्स्ट सवाल ये है, इसको पढ़ो। पढ़ लिया होगा बच्चों। मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं और बोर्ड पे समझा रहा हूं। एक इनफाइनाइट सीट है, तो मैं उस सीट को ऐसे दिखा रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं। यही तुम्हारा फिगर में भी दिखा है। दिस इज सीट, इनफाइनाइट सीट, एंड there is a rod on which half has plus lambda charge, other half has minus lambda charge, है ना। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, चूंकि इनफाइनाइट है तो यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट होगा। फील्ड कैसा होगा,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस पे फोर्स बच्चों इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स की बात कर रहा हूं, है ना। फोर्स तो कांस्टेंट ही लग रहा है, मतलब हर पॉइंट पे छोटा सा एलिमेंट लोगे आइडेंटिकल, तो सब पे फोर्स सेम है, बट इससे डिस्टेंस सबका अलग अलग है। तो टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो तुम कह सकते हो टॉर्क जो होगा जस्ट प्रोपोर्शनल, यहाँ पे टॉर्क, यहाँ का फोर्स के कारण टॉर्क 0, यहाँ का फोर्स के कारण टॉर्क मैक्सिमम। चूंकि हर एलिमेंट पे फोर्स सेम है, हर एलिमेंट पे फोर्स सेम है आइडेंटिकल एलिमेंट पे, तो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास जैसा काम करेगा, कि इसको बीच में मान सकते हैं। नहीं तो मैं एलिमेंट लेके भी दिखा दूंगा। तो ये बच्चों हो जाएगा L/4, ये भी हो जाएगा L/4। टॉर्क हो जाएगा लैम्डा इंटू L/2, ये हो गया चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया फोर्स। इस पे कहां पे मानेंगे, इसके सेंटर पे। इतना इंटू L/4, और ये थीटा एंगल है, ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा L/4 साइन थीटा। ये एक पे हो गया, इस पे लिखोगे तो ट्वाइस। सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू लैम्डा L, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक और L तो L², ये साइन थीटा और ये 4, तो यहां हो जाएगा 8। क्या ये कोई ऑप्शन है, चेक करो। स्मृति भी ज्वाइन कर लिए। जिसको नहीं समझ में आया कि सर बीच में क्यों ले लिए, तो मैं इंटीग्रेशन से बता देता हूं। यहां से x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लिया, उस dx एलिमेंट पे इधर फोर्स लगेगा dq इंटू ई, है ना। सो डी टाउ टॉर्क हो जाएगा इसका, dq हो जाएगा लैम्डा dx इंटू ई, ये हो गया df इंटू x साइन थीटा, ये थीटा है, ये x साइन थीटा। और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहां से यहां के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, 0 से L/2। मैं टोटल लेंथ L मान रहा हूं, 0 से L/2। जितना इसका पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव का भी होगा, इतना तो क्लियर है, तो ट्वाइस कर दोगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू लैम्डा ई साइन थीटा x²/2, है ना, 0 से L/2। टॉर्क ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, टोटल टॉर्क हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस लैम्डा ई साइन थीटा L²/, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना। सर उधर 2 ने पकड़ा था पहली बार, वो 2 इंटू लैम्डा L/2, सेकंड स्टेप में 2 छूट गया। ये 2 छूट गया था नहीं, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L²/4 8 हो जाएगा। ये वाला 2 उस समय नहीं लिखा, लिखते समय, है ना, ये 2 इसके साथ ले लिया और ये 2 छोड़ दिया था। तो समझ में आया, दोनों तरीके से लिखेंगे तो आ जाएगा।
नेक्स्ट सवाल पढ़ो क्या है। पॉइंट मूव्स अलोंग सर्किल विथ अ स्पीड v, नहीं, विथ अ स्पीड अल्फा t, कैसे करेंगे बच्चों इसको? टोटल एक्सेलेरेशन निकालना है, हमें क्या चाहिए? वी नीड उस मोमेंट पे वेलोसिटी एंड उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्यों चाहिए? टू फाइंड सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, और एक और एक्सेलेरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। दोनों एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर हटाऊं? अब तक तुम लोग सोच लिए होगे क्या करना है। बड़ा अच्छा सर्कल बनाया। अब बताओ, यहां से चल रहा है, कह रहा 1/8 ऑफ द सर्कल चला है, दैट मीन्स कितना एंगल रोटेट किया है? 45 आई थिंक, है ना? तो यहां से यहां चला है, तो इस समय इसका नेट एक्सेलेरेशन कितना है? π/4 एंगल चला है, और v जो है वो है अल्फा टी, या सम कांस्टेंट कुछ तो था, सम ए नॉट ले लेता हूं, ए नॉट टी, ए नॉट इज सम कांस्टेंट, ठीक है? सो एंगुलर एक्सेलेरेशन sorry angular acceleration, angular velocity v by r, a naught by r into t, this is d theta by dt, so π/4 is equal to a naught by r, a naught by r into t square by 2, सही है ना? सो वो टाइम मुझे मिल गया, किस टाइम पे ये यहां पे आएगा? सो वो टाइम आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r π/4 इंटू ए नॉट। बट मुझे चाहिए क्या? इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी, जो कि ए नॉट इंटू टी है। वेलोसिटी क्यों चाहिए? बिकॉज इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है। तो नेट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ए नॉट टी बाई वी स्क्वायर बाई आर, ये चाहिए, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? अल्फा डीवी बाई डी टी, सो ए नॉट स्क्वायर, इसका रूट, यहां से पुट कर दोगे, रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, 2r पाई ए नॉट बाई 4, और एक और r, और इसका होल स्क्वायर, एक्चुअली ये तो वी स्क्वायर बाई आर है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और प्लस ए नॉट का स्क्वायर।
बच्चों समझ में आया क्या ये? कृष्णा, गार्गी को लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, फिर से मैं बताता हूं। मुझे यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन चाहिए। सोचना कैसे, ये देखो, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा AC, एक होगा इस डायरेक्शन में AT। व्हाट इज AT? dv by dt। तुम लोग अभी तक डॉक्टर बन गए होते, डॉक्टर कॉलेज में चले गए होते, MBBS का स्टार्ट हो गया होता डिग्री। तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो। ये हमें आता है निकालने, मैंने डायरेक्टली कर दिया। dv by dt कितना हो जाएगा? A0। ये v स्पीड है, और AC कितना होता है गार्गी? v स्क्वायर बाई r, मतलब इस टाइम का वेलोसिटी। तो AT में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये A0 आ गया। AC में दिक्कत, यहां का v चाहिए। ये है कौन सा पॉइंट? कहा है जब 1/8 डिस्टेंस चला है सर्कमफ्रेंस का, दैट मींस ये एंगल 45 डिग्री चला है, दैट मींस π/4 चला है। एंगल से हम लोगों ने टाइम निकाल लिया कि किस टाइम की बात कर रहा हूं, वो टाइम पुट कर दिया v में। ये टाइम पुट कर दो। मैंने स्टार्ट जब किया तो मैंने डायरेक्टली लिखा नेट एक्सेलरेशन विल बी, इस समय वेलोसिटी रहेगा a0t, तो v स्क्वायर बाई r, दिस इज AC, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट, दिस इज नेट एक्सेलरेशन। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? सो बच्चों ये सवाल देखो, ये टफ नहीं है। गार्गी, तुमसे ये सॉल्व हुआ था? नहीं सर। तुम्हारा ये डाउट है? नहीं, अरे सॉल्व भी नहीं हुआ, डाउट भी नहीं है, ऐसा कैसे? सॉल्यूशन में समझ गया था। अच्छा, देखो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रखा θ1, यहाँ पे टेम्परेचर रखा θ2। तो हीट करेंट जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा थीटा अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है ना? डेल्टा थीटा तो दोनों केस में सेम रहेगा, R इक्विवेलेंट अलग अलग होगा। सो H1 बाई H2 या H2 बाई H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्रीन से हटा देता हूं। फर्स्ट केस में क्या कहा है कि 180 डिग्री पे है, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C। सेकेंड केस में क्या कहा है? 90 डिग्री पे है, तो अगर मैं पूछूं, सिंपल सा पूछूं बच्चों, इसका थर्मल रेजिस्टेंस, अगर पूरे रिंग का रेजिस्टेंस मान लो थर्मल रेजिस्टेंस R है, यहां भी थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka होता है। अगर मैं पूरे रेजिस्टेंस का इसका पूरा का मान लू R, तो ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R/2। तो इस केस में R1 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? कैन वी से कि R/4 हो जाएगा। मैंने इस पूरे रिंग का R माना है, R/2 पैरेलल है। यहाँ पे ये हो जाएगा R/4 और ये हो जाएगा 3R/4। अब ये दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो बट विल बी द R इक्विवेलेंट, R2 इक्विवेलेंट 3R/4 into R/4 divided by R1 plus R2 R, that is equal to 3/16 R।
यहाँ देखो H2 by H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R2 इक्विवेलेंट, उल्टा हो जाएगा। R1 इक्विवेलेंट इज R by 4 होल डिवाइड बाय 3R by 16। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 आई थिंक। सो H2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू H1, H1 इज 1.2 दिया हुआ था, 1.6 वॉट। गार्गी और क्लैरिटी हुई या नहीं? ये जो तुम्हारा डाउट है हमारे क्लास नोट से, कहा कि रोटेटिंग सिलेंडर है और पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो भी कुछ म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस जो भी दिया हुआ आर, पूछा था मिनिमम ओमेगा कितना होगा कि ये आदमी नीचे ना गिरे, है ना। तो मिनिमम ओमेगा इतना हो कि इसका वेट mg को कौन बैलेंस कर ले, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना होगा, मैक्सिमम म्यू एन, मैक्सिमम, और म्यू एन किसको बैलेंस कर ले, mg को। n कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर r, है ना, दैट इज इक्वल टू mg। क्लियर ना? ओमेगा इतना आना चाहिए, अदरवाइज ओमेगा इससे ज्यादा हो। अगर ओमेगा ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, अभी फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है क्योंकि mg को बैलेंस करना है, बाद में मैक्सिमम एफ मैक्स जो हो जाएगा बढ़ जाएगा, बट जरूरत तो हमें mg को ही रोकने का है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, mg के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, जितना रिक्वायर्ड है रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए उतना ही लगेगा। राशि अब तुम्हारा कमेंट चाहेंगे। हाँ सर, वो ओमेगा स्क्वायर आर पे डिपेंड है ना, उसमें उस इक्वेशन में वो पूछ रही थी। उसमें कहा कि मिनिमम ओमेगा कितना चाहिए कि रोक के रखे। दूसरे केस में कहा कि जो ओमेगा मिनिमम था उससे अब ओमेगा डबल कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स mg रह जाएगा। ये हाँ, आप समझा सर। mg से ज्यादा क्यों होगा, उसको जरूरत ही नहीं है। उसको रोक के रखने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना ही लगेगा। कितना अच्छा डायग्राम ड्रॉ किया हो। अभी क्लियर ना 100%? हाँ सर, हो गया। चलो प्रज्वल पढ़ो, ये सवाल क्या है। स्मृति तुम एनटीए का टेस्ट दे रही हो कि नहीं? स्मृति कनेक्शन है या कट गया? दे रही है, गुड। तो जैसे बाकी बच्चे डाउट जो भी होता है पूछते हैं, तुम भी पूछना।
समझ में आया क्या किसी को ये? चलिए, इस सवाल में डायग्राम अगर दे देता है तो बच्चे को थोड़ा समझने में अच्छा होता है, बिकॉज लैंग्वेज बहुत क्लैरिटी से नहीं है, विजुलाइज करना इतना आसान नहीं है, मुझे भी एक दो बार पढ़ना पड़ा। एक्चुअली कह रहा है कि एक रॉड है और उसको रॉड की जगह वायर कर देता, ऐसा वायर है। मुझे जहां तक मैं समझाऊं, और कितने टर्न्स हैं? 12 टर्न पर सेंटीमीटर। थिन वायर कह सकते हो, 12 टर्न पर सेंटीमीटर टाइप का है। और इसमें एक छोटा सा बार, मतलब एक छोटा सा रिंग इसमें कर दो, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या होगा? आगे भी बढ़ते जाएगा, स्पाइरल है। तो कह रहा है ये कितना आरपीएम से घूम रहा है? सर्टेन आरपीएम दिया। आरपीएम का मतलब तो क्लियर ही है, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो अगर इसको 1.5 सेंटीमीटर आगे जाना है, शायद पूछा कितना टाइम लगेगा 1.5 सेंटीमीटर जाने में, तो 1.5 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं? तो यहां से देख करके बता दोगे 18 टर्न्स। 18 टर्न्स, 18 राउंड इसको लगाना पड़ेगा। कितना आरपीएम था? एक बार सवाल देख लेते हैं। 216 आरपीएम, 216 रोटेशन पर मिनट, है ना? सो 18 रोटेशंस में कितना लगेगा? 216 अपॉन, सॉरी 18 अपॉन 216 मिनट लगेगा। तो आंसर्स विल बी 18 अपॉन 216 इंटू मिनट है 60 सेकेंड। देखो तो चेक करो आंसर आ रहा है क्या? फाइव सेकेंड आंसर है क्या? चेक करो तो। हाँ सर 5 सेकेंड ही है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? हाँ तो मुझे भी समझने में, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ में आया, मैंने भी 2 बार पूरा पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ा, तो मुझे भी समझ में आया। ठीक है, हालांकि एग्जाम में तो ये इतना टाइम लगेगा तो छोड़ ही देना चाहिए, जब एक बार पढ़े नहीं क्लियर हुआ तो रहने दो। प्रज्वल क्लियर? दूसरा कह रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बार। क्योंकि ये डायमीटर जो दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया 1.18 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। आर इज गिवन 1.18 का हाफ, 1.18 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर है आर, और ओमेगा कितना है? 216 इंटू 2 पाई। आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 60। सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करोगे। बताओ गार्गी, राशि, क्लियर पूरा दोनों सवाल? हाँ सर। चलो नेक्स्ट लेते हैं। ये किसका है सवाल? ए साइक्लिस्ट इज टेकिंग ए टर्न
बच्चों बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अगर साइक्लिस्ट, मैं डायग्राम तो बड़ा अच्छा नहीं बना पाऊंगा, कैसे साइक्लिस्ट का बनाओ डायग्राम कि वो बेंड हो। ये सपोज रोड है, टर्न इज लाइक दिस, तो ये रोड के ऊपर सीधे खड़ा नहीं रहता है, ये थोड़ा ऐसा हो जाता है, साइक्लिस्ट का ऐसा हो जाता है, ये टायर है, यहाँ पे आदमी है ना, इट बेंड्स टुवर्ड्स दिस, ठीक है। तो साइक्लिस्ट का माइंड प्लस साइक्लिस्ट का सेंटर ऑफ मास सपोज कहीं यहां है, कैसे बनाऊं साइकिल। अभी बताओ कि अगर हम ग्राउंड फ्रेम में स्टडी करते हैं, तो ग्राउंड फ्रेम में अगर ये ऐसे टर्न ले रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। साइकिल प्लस मैन को हमने सिस्टम ले लिया, तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। फोर्स कौन दे रहा? फ्रिक्शन दे रहा। अगर ये मैन प्लस साइकिल ऐसे रहता, नॉर्मल खड़ा होता, वर्टिकल होता, इन दैट केस mg नीचे लग रहा और ये n ऊपर लग रहा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? n का 0, mg का 0, f का टॉर्क हो जाएगा, तो ये रोटेट कर जाएगा। कैसे रोटेट करेगा? इसका रोटेशन इसका आ जाएगा, ये है ना। तो रोटेशन को बैलेंस करने के लिए नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा ऐसे आ जाता है। ऐसे आने से क्या फायदा होगा? मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहा हूं, mg ऐसा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क इधर है और n का टॉर्क इधर है, जो हम लोग जनरली कहते थे नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल तो एक ही पॉइंट पे है, तो शिफ्ट क्या होगा? तो ये क्या हुआ? सिस्टम को थोड़ा ऐसे कर दिया, तो नॉर्मल यहां से पास करेगा, ये टॉर्क एफ के टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क बैलेंस करेगा, इसलिए ऐसे हो जाता है। इज इट ओके? है ना। और अगर हम अब कहोगे सर कार में क्या होता है, कार में भी यही, ये बैठा हुआ आदमी, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, कौन देगा? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट रहेगा तो ये इधर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में बात करेंगे तो कहते हैं कि इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एफसी, रोटेटिंग फ्रेम में सूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यहां भी अगर हम यहां भी रोटेटिंग फ्रेम की बात करें, रोटेटिंग फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, सूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा। तो सूडो फोर्स का तो टॉर्क इसके अबाउट 0, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो टॉर्क प्रोड्यूस करा उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल ऐसे लगेगा, टिल्ट हो जाएगा। तो आई होप कि क्लियर होगा, बट इसमें जो ऑप्शंस दिया है किसी कोई ऑप्शंस बहुत अच्छा नहीं है। चलो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर साइकिल जैसे ये ऐसे है, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, अगर हम तुम्हारी बात करें तो तुम्हें भी एक फोर्स किधर चाहिए? इधर चाहिए। वो कौन लगा रहा है? साइकिल तुम्हें लगा रहा है इधर फोर्स, लेकिन ये सिस्टम अगर ऐसे वर्टिकल रह गया, अगर फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है साइकिल पे, पहले हम कार की भी बात कर लेते हैं। कार में भी अगर पूछा जाए, ये 2 व्हील है कार का, ये फ्रंट, ये दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे कार ट्रेवल कर रहा है ना।
कार कैसे बनाऊं? तो यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे नॉर्मल सेम नहीं होता है। इसका जो mg होगा वो नॉर्मल हम नहीं कहेंगे कि n इक्वल टू जो mg होगा वो n सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। इसका भी नॉर्मल शिफ्ट होगा, बिकॉज फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ये फ्रिक्शन चाहता है इसे टर्न करना। तो यहाँ पे नॉर्मल कम होता है, यहाँ पे नॉर्मल ज्यादा होता है। नॉर्मल इधर शिफ्ट कर रहा है कार में भी। और तुम जानते हो अगर बहुत ज्यादा स्पीड से करता है तो ये क्या हो जाता है, ओवरटर्न। इधर देखते हो कभी कभी जो ट्रक होती है, बड़ी बड़ी ट्रक बड़ा स्पीड से अगर टर्न लेता है कहीं घाटी में, तो रोड के दूसरे साइड उल्टा पड़ा हुआ मिलता है। क्यों उल्टा इधर होता है? बिकॉज इनर व्हील जो है वो सरफेस पर पहले छोड़ता है ना? समझ में आ रहा है ये चीज? ये फ्रिक्शन फोर्स चाहता है इसको ऐसे रोटेट करें, तो नॉर्मल इधर शिफ्ट होता है, तो नॉर्मल यहां से कम यहां पे ज्यादा, ये सवाल ही पूछ सकता है। सो इफ द कार टू, ऐसा तुम्हारा कार है, ये इनर व्हील है, ये आउटर व्हील है, फ्रंट और बैक नहीं कर रहा हूं, इनर व्हील एंड आउटर व्हील, नॉर्मल रिएक्शंस N1 एंड N2, कौन ज्यादा होगा? N2 ज्यादा होगा। As omega will increase, as speed you will increase, N2 will keep on increasing, N1 will keep on decreasing. एक मोमेंट पे N1 जीरो होगा, और उससे भी अगर बढ़ा दिए तो इट विल टेक टर्न, इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा। अगर हम रोटेटिंग फ्रेम की बात करें तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर देगा। अभी क्लियर हुआ क्या प्रथम? हाँ प्रज्वल, हाँ सर। अब साइकिल में क्या था? साइकिल में तो एक ही आदमी ऐसे, एक ही लाइन है मोशन, मतलब बॉडी, साइकिल का बॉडी तो एक लाइन पे है। अब नॉर्मल कैसे शिफ्ट होगा? नॉर्मल को इधर शिफ्ट करना है तो ऐसे टिल्ट हो जाता है। नॉर्मल तो यहीं से पास करेगा, एक ही पॉइंट, ठीक है। A stationary object at 4 degrees C इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर वो मैंने एमएस डेल्टा थीटा भी ले लिया था फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, तो वो नहीं लेना है? ऑब्जेक्ट का ms डेल्टा थीटा, लेकिन उसमें एक चीज लिख दिया है कि क्या हुआ, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री C हो गया है जस्ट बिफोर हीटिंग, है ना? तो फिर ms डेल्टा थीटा तो लेना ही नहीं है। हाँ फिर समझा सर।
और कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, मैं भी वही चीज देख रहा था कि वो क्या क्यों लिखना चाह रहा है 0 डिग्री सी। बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर है 0 डिग्री सी लगभग, बॉडी का टेम्परेचर था 4 डिग्री सी, ऊपर से जब फॉल कर रहा है तो ये हीट रेडिएट कर रहा होगा, है ना। हीट रेडिएट करते करते उसका टेम्परेचर फाइनली हो गया 0 डिग्री सी। तो जब हिट कर रहा है आइस को तो टेम्परेचर दे दिया है 0 डिग्री सी, तो 0 डिग्री सी होगा। हालांकि अगर इसमें मैं कह देता कि सपोज हिट करने से पहले इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, क्या 10 डिग्री सी पॉसिबल होता, कैसे हम इसको कह सकते थे कि हाँ 10 डिग्री सी भी हो सकता है। प्रज्वल अगर बताओ, मैंने कहा ये हीट रेडिएट किया तो 0 डिग्री सी हो गया है, कोई सवाल में दूसरे सवाल में एनटीए वाले कह दे कि जब हिट करने से पहले उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सी, हाउ विल यू डिफेंड दैट क्वेश्चन? मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, हायर 0 है डिग्री लोअर है? सी। तो फिर मतलब फ्रिक्शन की वजह से हाँ, तो हीट आया। बहुत बढ़िया, नीचे गिर रहा है तो कुछ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जब फ्रिक्शन होगा तो फिर उसमें सवाल में दिक्कत ये आ जाएगी कि जो हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं ग्रेविटेशनल, तो उसका कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट चला गया होगा, तो वो फिर बताना मुश्किल होगा, ठीक है। तो वो सवाल पूछेगा नहीं ऐसे, बिकॉज तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि कितना एनर्जी फिर लॉस हुआ है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, है ना। जो एमजीएच अभी क्या कियोगे, जो एमजीएच हुआ है जी को कांस्टेंट ही लियोगे, इवन 2000 मीटर है 2 किलोमीटर है तो भी मान सकते हो जी को कांस्टेंट दिया भी है। चलो इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट, magnetic axis and geographical axis does not coincide but they make an angle 17.5 degree with each other। 17.5 डिग्री तो नहीं बनाता है, एच.सी. वर्मा में ये दिया हुआ है अबाउट 11.2 शायद दिया हुआ है। अब ये तो फैक्ट है, मैं एक बार अभी एच.सी. वर्मा चेक ही कर लेता हूँ कि क्या दिया हुआ डेटा, और बहुत स्लो वेरी कर रहा था, ऐसा नहीं कि जब एच.सी. वर्मा लिखे 12 साल हो गया तो 12 साल में इतना चेंज आ गया होगा, आई डोंट थिंक सो। सो 11.5 डिग्री वो टाइपिंग मिस्टेक है, 17.5 नहीं 11.5 डिग्री दिया हुआ है, ये है ना। तो इसमें क्या डाउट है राशि? सर वही कि आपने कुछ और लिखवा के दिया था, ये लोग कुछ और ही बोल रहे हैं। अच्छा 17.5 ना, हाँ मैंने 11.2 या 11.5 लिखवाया और मैंने बोला होगा कि एच.सी. वर्मा से देख लेना क्या है, इतना बड़ा नहीं है। हाँ सर। ठीक है चलो, तो ये मे भी टाइपिंग मिस्टेक होगा, है ना। A boy and a man carry a uniform rod of length L horizontally such a way that boy gets 1/4 of the load तो ये तो सिंपल सा करना है, ये तो
तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। सर वो बस इतना पूछना था, mg का टॉर्क उन्होंने क्यों नहीं लिया? mg का टॉर्क लेगा ना, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या कंसीडर किया होगा दोनों का। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिया होगा, इसलिए mg का टॉर्क नहीं लिया। नहीं सर, उन्होंने एक एंड से लिया था तो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क नहीं लिया था। एक सेकंड मैं करता हूं, लिखता हूं। y जो है ये कितना लोड एक्सपीरियंस कर रहा है, mg/4, और मैन यहाँ पे है, दिस इज मैन, ये एन डैश कितना होगा, तो ये एन डैश सर्टेनली कितना हो जाएगा, 3mg/4, है ना। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लेते हैं, तो ये तो L/2 हो गया, mg/4 इंटू L/2 दैट इज इक्वल टू 3mg/4 इंटू x, है ना। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L/6, x हो गया L/6 सेंटर से, या यहां से कहोगे तो L/3 हो जाएगा शायद। आया समझ में? हाँ सर। क्या गड़बड़ी तूने किया? सर मेरा आंसर ही नहीं आया था और उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं था। किसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो करना है, कोई भी पॉइंट ले लोगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो तुम इस मैन का ही ले लिए पॉइंट, इसके अबाउट लोगे तो ये mg का टॉर्क लिखोगे और ये m'3mg/4 का टॉर्क लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो एक y वाले इंड से वो कितना डिस्टेंस पे वो आ जाएगा। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैन से लिख लिया, लेकिन ये m'3mg/4 तो डिसाइड ही करना पड़ेगा। तो 3mg/4 यहां से टॉर्क लोगे अगर y के हेड से, और मान लो कि ये डिस्टेंस है सपोज स्मॉल l, दैट इज इक्वल टू mg इंटू L/2, यहां से भी आ जाएगा। यहां से जो L आएगा वो इसके अबाउट आएगा। तो ये आसान सा सम था, ये तो होना चाहिए था स्मृति। चलो एक लास्ट सम है तुम्हारा, ये लास्ट है। A Newtonian fluid fills the clearance between the shaft and the sleeve. अच्छा, shaft and sleeve अब आज पूछी थी ना डाउट। पता है डायग्राम तो मेरे से बनता नहीं है। देखो मैं समझा रहा हूं इसमें क्या होता है। ये देखो शाफ्ट है, शाफ्ट, और एक रिंग ऊपर से ले लो, रिंग ऐसे, ये रिंग है और ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये शाफ्ट है, दिस इज स्लीव, या ऐसे ऐसे आगे पीछे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियरेंस ये है, ये हो गया शाफ्ट एंड दिस इज स्लीव एंड दिस इज क्लियरेंस टी। समझ में आया? इसके बीच में फ्लूइड है, और तुम्हें पता है कि क्यों फ्लूइड रहता है, बिकॉज फ्रिक्शंस को कम करने के लिए लुब्रिकेंट इसमें डाला रहता है। कहीं भी चीजें अगर मूव करती है तो बीच में लुब्रिकेंट रहता है टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। तो मैं सवाल समझ में आया?
राशि, स्लीव और शाफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अरे नहीं, ये तो हो गया। When a force of 800 Newton is applied to the shaft parallel to the sleeve, sleeve के parallel कर रहा है, तो rotate नहीं कर रहा, move कर रहा है। Shaft attains a speed for speed 2 centimeter per second. If a force 2.4 kilonewton is applied instead, the shaft would have moved with a speed. तो देखना क्या होगा यहां से, ये दोनों के बीच में जो तुम्हारा है फ्लूइड, तो जो रेस्ट में एक रहेगा, रेस्ट में और दूसरा मूव कर रहा है, तो बताओ dv by dz क्या होगा? शाफ्ट मूव कर रहा है तो यहाँ का अगर वेलोसिटी v है, तो यहाँ जो स्लीव रेस्ट में है उसका वेलोसिटी 0, तो v by t ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं हटाऊं क्या ये? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहा हूं यार, सॉरी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा ए डीवी बाई डीजेड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। तो क्लियरेंस ये तुम्हारा टी और ये, तो ये कहा 800, बाकी सब तो क्वांटिटी सेम रहेगा, ईटा जो भी है विस्कोसिटी कांस्टेंट सेम, एरिया भी सेम, v बाई टी बाकी सब सेम। तो दूसरे केस में कहा 1.2 किलो न्यूटन, ईटा ए सेम रहेगा, ये हो जाएगा v डैश बाई टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? विस्कस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को विस्कस फोर्स बैलेंस करेगा। सेकेंड केस में थोड़ा ज्यादा रहेगा। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं ये? पिछला सवाल क्लियर हो गया, ये सवाल देखो। सर एक मिनट, वो पिछले सवाल की इक्वेशन लिख के बताओ ना, नेट रेजिस्टेंस का। गार्गी, नेट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है? हाँ दिया है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ दिया है? 40 है, वो इमेज में नहीं है। ये 40 है ना, तो 40 40 हो गया कितना, 80। ये 80 हो गया, ये 40 हो गया, और एक्सएल 100 है। तो ये एक्सी और एक्सएल मिलाकर के इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, 60, और ये हो जाएगा 80। क्या दिक्कत आ रही है इसमें गार्गी? अगर ये रेजिस्टेंस 40 की जगह एक और रेजिस्टेंस जोड़ देता और 20 का यहाँ भी, तो क्या करते? ये सारे रेजिस्टर को एक रेजिस्टर मान लेते सीरीज में। इतना दिमाग तो लगाओ। अगर एक ऐसे पैरेलल रेजिस्टर यहाँ लगा रहता है, यहाँ 40 और एक और 40 का, क्या करते? ये 20 हो जाता है इफेक्टिवली, इजंट इट गार्गी? हाँ सर समझा। नहीं समझा, मुझे क्लियर, तुम कॉन्फिडेंस नहीं आया तुम्हारे अंदर। सोचना एक बार, आ जाएगा, पक्के से आ जाएगा। ये किसका सवाल है, कौन से चैप्टर का? वेव प्रज्वल, कौन से ऑप्टिक्स। चैप्टर का है? Wave optics, हाँ, उसमें थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओ। single slit. हाँ, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो इसमें तो आना चाहिए, क्या दिक्कत है? आ रहा क्या तुम लोगों को? सॉल्व हो रहा है ये? और ऐसे भी 90 और 120 तो चांस ही नहीं है, कैसे हो सकता है 90 और 120? नहीं सॉरी, 90 हो सकता है, सॉरी सॉरी।
तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होता था? मिनिमा के लिए लैम्डा, ये डिस्टेंस होता था b sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होता था, ठीक है ना, ये थीटा है। लेकिन अगर पूछा है सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन तो ये पूरा पूछा है, 2 थीटा पूछा है। तो sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय b, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय b, ये थीटा। तो एंगुलर विड्थ, हाँ सर हो जाएगा। इज इट करेक्ट? ठीक है ना। लेकिन ये साइन थीटा को थीटा कब लिखते हैं? जब थीटा बहुत ही स्मॉल है। अब तुम ऑप्शंस देख के ही तुम बताओगे कि सर साइन थीटा को हम थीटा यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है, अदरवाइज ये आंसर होता। आया समझ में? तो अभी क्या लिख लेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय बी, लैम्डा इज हाउ मच? 5 into 10 to the minus 7 upon 1 into 10 to the minus 6, that is equal to 1 by 2. So थीटा हो गया 30 डिग्री, सो एंगुलर विड्थ हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर ना? गार्गी बताओ क्लियर या नहीं? हाँ सर समझा। Next, a small drop of water falls from rest through a large height h in air. The final velocity is, क्या करोगे? किस सवाल किसका है? कौन से चैप्टर का सवाल है ये? विस्कोसिटी चैप्टर का। टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लिया तो h से डिपेंडेंट नहीं होगा। सर लेकिन हम इसमें वो काइनेमेटिक की इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि विस्कस फोर्स जो है वो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है, विस्कस फोर्स भी बढ़ता है। एक समय विस्कस फोर्स mg को बैलेंस कर लिया। सर लेकिन वो तो मतलब किसी लिक्विड में डिप किया तो तब आता है ना पिक्चर में विस्कस फोर्स, तो यहाँ पर कैसे आया? यहां जो गिर रहा है रेन ड्रॉप, वो क्या वैक्यूम से जा रहा है या कुछ है? एयर है कि नहीं है? हाँ सर है। तो एयर का विस्कस फोर्स लगेगा। ये तो सवाल जब पढ़ाते हैं विस्कोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं, मैंने क्लास में ऐसे कहा था कि जब बारिश होता, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता विस्कोसिटी का, तो बारिश होता तो लोग आयरन का छतरी लेके जाते या दौड़ के भाग के घर में घुसते, कितना स्पीड से आएगा। मैंने तो ये निकाला था कि किस स्पीड से आएगा, बुलेट के स्पीड से भी ज्यादा तेज से आता वाटर ड्रॉपलेट, अगर विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता एयर का, है ना। जितने हाइट से गिर रहा, 10 किलोमीटर से गिर रहा, निकालो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh से। ये करवाया है सवाल गार्गी।
नहीं, ये तो करवा दिया था कल। कहाँ कर रहे थे अभी? चलो ये देखो, सर इस पे मुझे वो फोर्स की डायरेक्शन आ गई, मतलब उसके बाद कैसे करना है वो नहीं समझ रहा है। कंडक्टिंग रॉड ए बी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन डिसाइड कर सकती हो। तो इसमें कैसे डाउट आ सकता है? इसमें पहले जेड एक्सिस बताओ किधर है, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन? आउट ऑफ द प्लेन। हाँ, तो V क्रॉस B देखो, चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? बी की तरफ लग रहा है। B की तरफ, तो पॉजिटिव B कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज B पे आएगा, तो द एंड ऑफ द रॉड विल बी V क्रॉस B, तो B जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। योर आंसर इज निगेटिव ना, तो सही है, तुम्हारा ही आंसर सही है कि नहीं सही प्रज्वल? हाँ सर, मेरे भी गलत हो। B इज करेक्ट, A इज फॉल्स। इसमें तो इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाना चाहिए खुद में। नेक्स्ट देखो, ये तो क्लास में शायद मैंने कराया है। A B C D प्लस Q माइनस Q टू Q कैपिटल Q, है ना? CD पॉइंट पे फील्ड 0 है, तो यहाँ पे फील्ड निकालो। कौन सा बड़ी बात है यहाँ पे फील्ड लिखना? 2Q और Q के कारण इधर होगा कितना? क्या मैं बताऊं गार्गी, इसके और इसके कारण यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा? KQ/B²। 2Q और Q के कारण, इसके और इसके कारण कितना होगा फील्ड? इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर। निकालने आता है तुम्हें? इक्वल कर दो, नहीं तो लेक्चर नोट्स देखना, मैंने ऐसे सवाल करवाए हैं। क्लियर गार्गी? हाँ सर। प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण इसका कंपोनेंट लोगे इधर। ट्राई करना, नहीं होता है तो बताना फिर। और जब मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे स्क्रीन शेयर भी है, बोर्ड भी बता रहा हूँ, तो तुम डबल क्लिक करके बोर्ड देख सकते हो। सवाल पढ़ लो, मैं इसको स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ। मेडिकल में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। मैंने हमेशा बताया कि पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 0 पे U 0 लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है हाफ के x0/2 का स्क्वायर, हाफ के x स्क्वायर। लेकिन कोई कहा नहीं मुझे यहाँ 0 लेना है, कि यहाँ 0 लेना है, तो इस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? इस रेफरेंस में अपने मन से एक क्वांटिटी क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए? तो माइनस का के हाफ के x0² ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा माइनस
माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 था तो माइनस हाफ के एक्स नॉट बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई कहे कि यहाँ पे कितना होगा, एक्स नॉट पे कंप्रेस्ड है तो पहले कितना था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर था। अभी यहाँ का 0 का है तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस माइनस हाफ के एक्स नॉट बाई 2 का स्क्वायर, ये ऐड कर दो, यही क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये इफेक्टिवली बताओ किसका सवाल है, प्रज्वल ये सवाल देखो। Sir, gravitation center of mass. हाँ, ग्रेविटेशन और सेंटर ऑफ मास, ज्यादा सेंटर ऑफ मास। और ये सवाल तो कर ही लो। लेकिन इसमें तो ये यूज किया है कि अर्थ का मास कितना है। नहीं, इस सवाल को जब पूछा होगा तो अर्थ का मास तुम्हें पता होना चाहिए, पता है किसी को? 3 times 6 into 10 to the power 24. कितना, 3.6 into 10 to the power 24. Point 3 ने 6 इसे 6 इंटू 10/24। अब मतलब ये हो गया, अर्थ हो गया 6m का, जैसे लेते हैं 3m का, और ये पार्टिकल हो गया m मास का, दोनों के बीच का हाइट h है। अब देखना कहा है कि h इज मच मच लेस देन r, बिकॉज जब r से ज्यादा होगा तो ना हम पोटेंशियल एनर्जी लिखने में दिक्कत होगा, क्योंकि आंसर स्मॉल g के टर्म में है। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, यहां से बाद में दोनों का, ये भी थोड़ा नीचे आया, ये भी थोड़ा ऊपर क्या होगा, अब डिस्टेंस हो गया h/2, तो दोनों में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, mgh अभी है, बाद में mgh/2 रहेगा। स्मॉल m इसका, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 3m इंटू v2 स्क्वायर। और क्या लिखेंगे, mv1 मोमेंटम सेम रहेगा, 3mv2, ठीक है। सवाल पूरा नहीं आया। चलो इसको सॉल्व करो तुम लोग। प्रज्वल के लिए तो आज सारा क्वेश्चन देखा हुआ सॉल्व हो रहा है।
तो इसमें क्या डाउट आ रहा है तुम्हारा गार्गी? सर मुझे तो लग रहा है कि सबसे बीट सुनाई देंगे। क्यों सबसे मतलब बीट्स सुनाई देगा? सबसे बीट्स क्यों सुनाई देगा? जब ए से चल रहा है तो S1 का जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वही फ्रीक्वेंसी S2 का भी सुनेगा, बिकॉज S1 S2 सेम जैसा रहेगा। सोर्स रेस्ट में, ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है। क्या? हाँ सर समझा, मतलब सिर्फ 20 से ही सुनाई देगा ऐसा। जब यहाँ पे है तो उस समय ऐसे जा रहा है, तो इस S1 के लिए ये दूर जा रहा है, जबकि S2 के लिए पास आ रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी F है, तो ये जो F1 सुनेगा वो F से कम सुनेगा, और इसका फ्रीक्वेंसी F2 जो है वो F से ज्यादा सुनेगा। कैसे डाउट आता है? डॉक्टर बनने वाली है गार्गी। चलो ये तुम्हारा लास्ट सवाल, उसके बाद प्रज्वल के 2-4 सवाल लेंगे। 8 बजे तक लूंगा लेक्चर। A particle of mass 100 gram moves in a potential energy U. Find the acceleration at 0.25 centimeter from equilibrium position. How to find equilibrium position? सर जहाँ पर फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो निकला कि नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन? हाँ निकला। अब क्या करना है? F इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। कितना हो जाएगा? सर वो माइनस फोर्स 16x माइनस 4। कहां पे पूछा है फोर्स? इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने? 25 सेंटीमीटर पे। तो वो एक्स पोजीशन कितना हो जाएगा देखो। क्या डाउट इसमें आ रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशंस कहाँ निकलेगा? ये इज इक्वल टू 0 कर दो तो x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ +4 होगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या कहा है? फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। दैट मींस x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे फोर्स पूछा है। x इज इक्वल टू 50 पुट कर दो यहाँ पे, है ना? तो -16 इंटू 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/2 मीटर। कितना हो जाएगा? -4। एक्सलेशन पूछा है -4 बाई मास। मास कितना है? 0.1 kg। -40। व्हाई देयर इज अ डाउट? सर वो मुझे 50 आएगा वो नहीं समझा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्लैरिटी देखो तो क्वेश्चंस में तो लिखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से 25 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पार्टिकल जिसका मास m, चार्ज q थ्रोन फ्रॉम द point in a space where uniform gravitational field, electric field are present. The particle, अब देखो ये एंगल पे थ्रो किया है, तो एक एक्सेलेरेशन देखो, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स किधर होगा? इधर। हो सकता है इधर, तो इट मे फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, मे फॉलो पैराबोलिक पाथ। 1 और 3 दोनों हो सकता है। सर्कुलर तो हो नहीं सकता बिकॉज फोर्स कांस्टेंट है। प्रज्वल ये क्लियर है क्या सवाल? हाँ सर। राशि बताना ये क्लियर है क्या? हाँ In सर। this case it will follow a straight line.
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ग्रेविटी का फील्ड इधर है तो इसका नेट मान लो इधर है, नेट फोर्स दोनों कांस्टेंट है। अगर पार्टिकल को इधर ही थ्रो किया है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन इससे ऐसे थ्रो किया, दिस इज द वेलोसिटी तो पैराबोलिक होगा, दिस इज द वेलोसिटी तो पैराबोलिक होगा। सर्कुलर तो हो नहीं सकता। सर्कुलर होने के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए, लेकिन फोर्स तो कांस्टेंट है। गार्गी क्लियर? हाँ सर। चलो कुछ डॉट्स प्रज्वल के लेते हैं। आज प्रज्वल का एक भी डाउट नहीं लिया। यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर उसमें फाइनल आंसर मतलब जो क्वेश्चन में क्राइटेरिया दी उससे अलग आ रहा है, मतलब बी छोटा बड़ा होना चाहिए ना। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं ये है क्या। फोर्स C इज इक्वल टू 2A, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या? सर पूरा पेज है ना। और C इज इक्वल टू 2A जो भी है, देखते हैं कितना समझ पाता हूँ क्या। C इज इक्वल टू 2A एंड पूरा ही A B C द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 0 व्हेन P इज इक्वल टू 0 के लिए ये तो बहुत छोटा दिया होगा, ये जो है ना गैप। हाँ सर वो फाइनल आंसर आ गया था, लेकिन वो ए बी से बड़ा आ रहा है। क्या रहा, नहीं समझा। A B से सर बड़ा वो रहा ए है। हाँ हाँ ठीक है, उसने सही से वो बनाया नहीं, मतलब डायग्राम अब क्या हो जाएगा, डायग्राम गलत हो जाएगा। डायग्राम मतलब बी अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर है। ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब वो वैसा आया, मतलब डायग्राम ऐसा दिया है तो वो उल्टा हो गया होगा, हो सकता है वैसा, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल देखो। जितना वॉल्यूम बढ़ा है इसमें, जो वॉल्यूम बढ़ा वो कहाँ चला गया? कैपिलरी में। क्या दिक्कत आ रही है इसमें प्रज्वल? सर वो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा उसके लिए गामा चाहिए ना। क्या चाहिए उसके लिए? गामा गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा चाहिए, अच्छा। हो सकता है कि इसमें क्या लिखा होगा कि गामा मतलब मरकरी का गामा बच्चे को याद रखने के लिए सोच रहा होगा। क्या सॉल्यूशंस में दिया होगा तो गामा का वैल्यू डाला होगा। हाँ हाँ गामा का वैल्यू डाले। हाँ, तो सर्टेनली कि मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ फेमस नहीं है कि उसको बच्चे को याद रखें,
बट ये सही नहीं है, गामा का वैल्यू देना चाहिए। इसमें क्या डाउट है? हाँ नहीं नहीं वो नहीं। इसमें क्या दिया है कि प्योरली रोटेटिंग बॉडी है, तो जो भी ओमेगा है, ओमेगा तो बॉडी का जो है सो है, अलग अलग आर पे वी अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर ए पार्टिकल ऑफ ए प्योरली रोटेटिंग बॉडी, पूरे बॉडी का ओमेगा सेम है। सो डिफरेंट पार्टिकल के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v प्रोपोर्शनल टू आर होगा, है ना। जिससे इसमें फोर्थ ऑप्शन रहता है v प्रोपोर्शनल टू आर, तो दैट इज करेक्ट। ये कह रहा है कि वाटर इंटर्स थ्रू एंड ए विथ स्पीड v1, लिव्स थ्रू एंड b विथ स्पीड v2 इन ए सिलिंड्रिकल ट्यूब AB। we have v1 is equal to v2, तो v1 is equal to v2, ये सिलिंड्रिकल अगर कहा है सिलिंड्रिकल तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा, नहीं एक सेकेंड, यहाँ तो ठीक है, और अगर वर्टिकल है राशि, तूने क्या पूछा था, नहीं समझा। नहीं सर, वो mg और e वाला क्वेश्चन था, उसमें स्ट्रेट लाइन जब
होगा तब थीटा 45 होगा ना? नहीं 45 नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि ई और एम जी में क्या रिलेशन है। अगर इक्वल इक्वल रहेगा ई और जी में तो 45 होगा। ई और जी का रिजल्टेंट है वो। हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है चलो। चलो इस सवाल में क्या कहा है, करा ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड है तो V1 इंटू एरिया इजकल टू V2 इंटू एरिया। V1 इजकल टू V2 कहा है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तीनों क्या आंसर दिया तीनों के इसना? हाँ सर, मतलब वो इक्वेशन ऑफ क्या? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन का क्या होता है? वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन का मतलब जब वो ऊपर जाता है ना हम्म। तो फिर वेलोसिटी कम होनी चाहिए जब वो ऊपर जाता है तो। नहीं नहीं, वही है कि अभी एक्चुअली वो क्या हुआ होगा कि प्रेशर्स चेंज किया होगा, उसके अकॉर्डिंगली सम एक्स्ट्रा प्रेशर्स अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे कर रहा है कि एक ट्यूब है एग्जैक्टली फ्री फॉलिंग नहीं होगा, खुद से नहीं होगा, सम एक्सटर्नल एजेंट। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये ऊपर भेज रहा है ना, अब यहां से एक प्रेशर पुश कर रहा है। अगर यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर में सिर्फ रो जीएस का फर्क है तब तो ये लिक्विड रेस्ट में रहेगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स होगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ये फ्री फॉल जैसा नहीं होगा, खुद से नहीं गिर रहा है, यहाँ पे प्रेशर्स लगा रहा होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा। जैसे अगर एक पाइप है, एक पाइप में तुम नीचे से एक पाइप जो मतलब ट्यूब वाला पाइप है, इक्वल एरिया का ले लो पाइप और खड़ा कर दो तो भी जितना से इन करेगा उतना ही से आगे जाएगा। तो वो प्रेशर उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एजेंट प्रेशर को मैनेज कर रहा है। वो पूछा कि ऐसा पॉसिबल है क्या? तीनों में पॉसिबल हो सकता है। अब कहोगे सर ये जो स्पेशल क्यों लिखा है, ये वाला देखना, ट्यूब इज ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। अगर कोई ट्यूब वर्टिकल से ऐसे वाटर गिर रहा है, अगर यहाँ से V1 से आ रहा है, अगर ये फिल है तो बाद में ये खुद ब खुद ऐसा बना लेगा, तो ये छोड़ देगा तो ये गैप हो जाएगा, बिकॉज इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, इसमें क्या डाउट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो म्यू एन होगा। ठीक है, सर वो ये ऑप्शन में होता है ना, मतलब जब स्मूथ होते हैं दोनों सरफेस तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। स्मूथ नहीं, क्या है ये? ए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इंक्रीज एज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट आर मेड रफ। हाँ, तो इसमें बताओ क्या कह रहे थे?
सर वो नहीं होता कि मतलब दोनों बहुत दोनों मतलब बहुत ही क्लीन हो हाँ गए। बहुत ही प्लेन सरफेस बना दिया, स्मूथ। सही तुम कर रहे हो कि एकदम से उसमें जो है जैसे आयरन का एक ब्लॉक लो, एकदम स्मूथ कर दो और दोनों को टच करो फिर स्लाइड करो तो नहीं होता स्लाइड। क्यों नहीं होता है? बिकॉज बहुत जगह पे वो कांटेक्ट में आता है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे कांटेक्ट में है तो वहां पे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना? उसीलिए ये कहा है कि अगर सरफेस को थोड़ा रफ किया तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो ये जरूरी नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट से। क्या प्रज्वल? और ये फैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड वुड इज लेस देन 1 ये। अच्छा तुम ये कर रहे हो कि सर नॉट ट्रू, तो ये भी ट्रू नहीं होना चाहिए, है ना? ये उतने तुम्हारा प्रज्वल एकदम सही था कि अगर हम दो बहुत स्मूथ करते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, लेकिन ये इतना डेप्थ में जाके पूछा नहीं है। लेकिन इसमें अगर 4 ऑप्शन देखोगे तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये सी सबसे ज्यादा इनकरेक्ट दिख रहा है। चलो आज यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कभी लेंगे तो करते हैं। 8 बज गया है ना।